हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल रोशन जीएस क्विज। एक बार फिर से मैं इंडियन इकोनॉमी एमसीक्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें जो हम क्वेश्चन कवर करेंगे वो क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे हमारे नेशनल इनकम इन इंडिया एंड प्लानिंग कमीशन से। तो ये हमारा इंडियन इकोनॉमी एमसीक्यू का पार्ट 2 है और इसमें हम टोटल जो क्वेश्चन कवर करेंगे वो 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। एंड दीज ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, रेलवेज, एसएससी, सीडीएस, एनडीएस, एनडीए एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले मोटिवेशनल कोट्स, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में देता हूं, तो आज का मोटिवेशनल कोट सुनिएगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री डिराइव्ड फ्रॉम। पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री जो है वो कैसे डिराइव होता है? ऑप्शंस: नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन बोथ, एंड नन ऑफ दीज। तो पर कैपिटा इनकम जो है हमारा नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन दोनों से रिलेटेड है, तो ये दोनों का होना जरूरी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और वो कैसे निकलता है पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम का एक फॉर्मूला है कि डिवाइडिंग ए पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन जो कंट्री का है उससे डिवाइड कर दो टोटल इनकम जो कंट्री का है, तो जो आएगा वो आपका हो जाएगा पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज। इंडिया का जो मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम वो किससे आता है? ऑप्शन: सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड ट्रेड सेक्टर। तो इंडिया का जो मेन नेशनल इनकम जो है वो हमारा सर्विस सेक्टर से आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर्विस सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है? सर्विस सेक्टर मोर देन 50% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द बेस ईयर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। जो नेशनल इनकम जो इंडिया का कैलकुलेट करते हैं वो कौन से बेस ईयर से कैलकुलेट हो रहा है अभी? ऑप्शंस: 1992 91, 2011 टू 12, 1999 टू 2000 एंड 2000 टू 2001। तो अभी जो फिलहाल जो कैलकुलेट हो रहा है वो हमारा जो बेस ईयर है 2011 टू 12। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है इसको कंसीडर कर रहा है चेंज करने के लिए फ्रॉम 2011-12 टू 2017-18। तो अगला नेक्स्ट जो आएगा वो 2017 टू 18 बेस ईयर पे कैलकुलेट होगा। चलिए नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन लेते हैं। इन इंडिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडिया में जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है वो किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शंस: बर्थ रेट, पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो नेशनल इनकम से एसोसिएटेड है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का जो शब्द है ना वो प्रोफेसर राजकृष्ण जो इंडियन इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने पहली बार 1978 में बताया था। इसका मतलब ये होता है कि लो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया बिफोर लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड्स? इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है इकोनॉमिक ओवरहेड्स का? ऑप्शंस: स्कूल, सैनिटरी फैसिलिटी, रोड एंड रेलवेज एंड कोल एंड माइंस। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कोल एंड माइंस, ये इकोनॉमिक ओवरहेड्स में नहीं आता है। चलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन इंडिया सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स माइनिंग एंड क्वारिंग, transport and communication, hotels, forestry and fishing. Select the correct answer from the given below. Only 1 and 2, only 3 and 4, only 2 and 3 and only 1 and 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 2 एंड 3। ठीक है, 2 एंड में क्या है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड होटल्स। 2 एंड 3 जो सर्विस सेक्टर में आएगा। ओनली 2 एंड 3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, माइनिंग एंड क्वारिंग एंड फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा हमारा, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था सेक्टर वाइज। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था। अगर आपने मेरी पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो जाइए इसके इंडियन इकोनॉमी के प्लेलिस्ट में, वो हमारा पहली वाली वीडियो पड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया tertiary sector includes trade and transport, finance and real estate, forestry and fishing.
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो. ऑप्शंस 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 2 ओनली एंड 3 ओनली. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है. टर्सरी सेक्टर में क्या होता है कि आपका सर्विस सेक्टर, मोस्टली सर्विस सेक्टर उसमें इंक्लूड होता है. तो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस एंड रियल एस्टेट सर्विस सेक्टर में आता है. तो ये हमारा 1 एंड 2 ओनली होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. हु हैड एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट? सबसे पहले इंडिया में किसने एस्टिमेट किया था नेशनल इनकम को? ऑप्शंस दादा भाई नेहरूजी, आर.सी. दत्त, वी.के.आर.वी. राव एंड डी.आर. गॉडगिल. तो दादा भाई नेहरूजी ने सबसे पहले एस्टिमेट किया था नेशनल इनकम को. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. हु रोट द बुक डिस्क्राइबिंग द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? किसने इस बुक्स को लिखा था? डिस्क्राइबिंग द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रेन ऑफ इंडिया. ऑप्शंस लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड दादा भाई नेहरू जी. तो इसका भी आंसर दादा भाई नेहरू जी होगा. इन्होंने ये बुक लिखा था. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. एज द इकोनॉमी डेवलप्स द शेयर ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन द जीडीपी. जीडीपी का जो टर्सरी सेक्टर का शेयर होगा वो क्या होगा जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलप करता है? ऑप्शंस डिक्रीजेस, डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, इंक्रीजेस रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये हमेशा इंक्रीज ही करेगा. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. द नेशनल इनकम ऑफ कंट्रीज. नेशनल इनकम ऑफ कंट्री क्या है? ऑप्शंस द एनुअल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इसमें ये भी आ जाता है कि जो भी हमारे किसी भी कंट्री के जो पीपुल हैं उनको जो वेजेस दिया जाता है, जो रेंट प्रोवाइड होता है, जो प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट आता है, ये सब उसमें इंक्लूडेड होते हैं नेशनल इनकम के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया was ₹20 in 1867 to 68 was certain for the first time. किसने ये सबसे पहले कैलकुलेट किया था? ऑप्शंस दादा भाई नेहरू जी, आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाडे एंड डब्ल्यू हंटर. वंस अगेन इसका आंसर दादा भाई नेहरू जी होगा. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. Which one among the following countries has the lowest GDP per capita? इनमें से कौन सी कंट्री का लोवेस्ट जीडीपी पर कैपिटा इनकम है? ऑप्शंस चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका. तो हमारा चाइना इन चारों देशों में से सबसे पिछड़ा हुआ है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इंडिया का देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू 2022 के अनुसार जो है पर कैपिटा इनकम इंडिया का $2,320 के आसपास रहा है. ठीक है. और चाइना का देखा जाए तो चाइना के $12,732 के आसपास रहा है. इंडोनेशिया का $4,783 रहा है और श्रीलंका का $3,292 रहा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सोर्स टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया? जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है उसमें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है इसको. ऑप्शन देखते हैं. सर्विस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, सर्विस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विस. तो जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा सर्विस का होता है. तो अकॉर्डिंग टू देखा जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले ज़्यादा जिसका होगा वो पहले रखेंगे. तो सबसे ज़्यादा सर्विस आता है, देन उसके बाद इंडस्ट्री है, देन एग्रीकल्चर है. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू देखा जाए तो सर्विस जो प्रोवाइड करती है वो अराउंड 53.89% जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन देती है. इंडस्ट्री जो है वो 25.92% देती है और एग्रीकल्चर देती है अराउंड 20.19%. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन हमारे पास है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. तो जैसा कि हमने आपको पिछले वाली वीडियो में भी बताया था कि टर्शियरी सेक्टर में जो है वो हमारा सर्विस सेक्टर टर्शियरी सेक्टर में आता है. तो सबसे ज़्यादा हमारा किससे आता है? सर्विस सेक्टर मतलब टर्शियरी सेक्टर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
Under which plan did the government introduce an agriculture strategy which gave rise to green revolution? कौन से प्लान के अंतर्गत ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया था? ऑप्शन सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान एंड सिक्स 5 ईयर प्लान. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड 5 ईयर प्लान. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इसका टेन्योर कब था थर्ड 5 ईयर प्लान का? ये 1961 से 1966 इसका टेन्योर था. और ये कौन से मॉडल पे आधारित था? ये मॉडल था इसका सुखमोई चक्रवर्ती एंड प्रोफेसर सैडी मॉडल पे ये बेस्ड था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. द सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन. सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो कौन से बेस पे आधारित था? ऑप्शंस महालाना बुइस मॉडल, वकील एंड ब्रह्मानंदा वेज गुड मॉडल, हैरोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल एंड सोलो ग्रोथ मॉडल. तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो महालानोबिस मॉडल पे बेस्ड था. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है. और सेकेंड 5 ईयर्स का जो टेन्योर था वो कौन सा था? 1956 टू 61 टेन्योर था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑप्शंस ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, an independent and autonomous body, a statutory body, a non-statutory body. तो प्लानिंग कमीशन जो है वो नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. स्टैच्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होता है पता होना चाहिए आपको. स्टैच्यूटरी बॉडी होता है जो कानून द्वारा बनाए जाते हैं, जिसपे कानून लागू होते हैं. ठीक है. और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी जो होते हैं जो लॉ द्वारा इनेक्टेड नहीं होते, उस पर रूल्स नहीं लगते हैं कोई आपका. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which plan gave emphasis on removal of poverty for the first time? कौन से 5 ईयर्स प्लान में जो एम्फेसाइज किया था वो पॉवर्टी को, मतलब गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाने के लिए ज़्यादा एम्फेसाइज था? ऑप्शंस फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फिफ्थ. फिफ्थ 5 ईयर प्लान में जो मेन जो एम्फेसाइज किया गया था वो गरीबी उन्मूलन था. ठीक है. रिमूवल ऑफ पॉवर्टी था. इसका टेन्योर कब था? ये टेन्योर इसका था 1974 से 78 पे इसका टेन्योर था. और इसके मॉडल कौन से मॉडल पे बेस्ड था? ये इन्वेस्टमेंट मॉडल ऑफ प्लानिंग कमीशन पे बेस्ड था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द पीरियड ऑफ 11th 5 ईयर प्लान इज. पीरियड ऑफ 11th 5 ईयर प्लान क्या था? ऑप्शन 2005 टू 2010, 2006 टू 2011, 2007 टू 2012, 2008 टू 2013. तो हमारा जो 11th 5 ईयर प्लान था वो हमारा 2007 टू 2012 था. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर. प्लानिंग कमीशन इंडिया में कब बनाया गया? ऑप्शंस 1942, 1947, 1950 एंड 1955. तो प्लानिंग कमीशन इंडिया में जो है 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 56 करेक्ट है. सेकेंड 5 ईयर प्लान 56 टू 61 करेक्ट है. थर्ड 5 ईयर प्लान 61 टू 66 ये भी करेक्ट है. फोर्थ 5 ईयर प्लान 66 टू 71 नहीं है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. आप देख रहे होंगे सीरीज तो ये ब्रेक हो रहा है, तो ये कैसे नहीं है? एक्चुअली क्या हुआ था कि जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है ना उसका टेन्योर था 1969 टू 74 था. बीच में एक गैप दिया गया था. वो गैप किस लिए? जो 1966 जो 1969 का जो था गैप, वो गैप इसलिए दिया गया था क्योंकि उस टाइम भारत पाक युद्ध और जो ड्राउट के कारण जो है ना रिसोर्सेज की काफ़ी कमी हो गई थी. तो इसलिए उसमें पंचवर्षीय योजना नहीं लागू किया गया था. उसमें वार्षिक योजना 3 वर्षीय योजना लागू किया गया था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर. आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट इकोनॉमिक जो रिफॉर्म हुआ था किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शंस जनता पार्टी गवर्नमेंट 1977, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 1980, राजीव गांधी गवर्नमेंट 1985, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 1990. तो ये पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने किया था. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. और इसका जो मेन जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था इसमें मेन था लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन. ये 3 चीज़ों पे फोकस किया गया था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन. ही इज द
प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन कौन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शंस मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका हमेशा से प्राइम मिनिस्टर ही चेयरमैन होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। A rolling plan refers to a plan which options does not change its target every year, change its allocation every year, change its allocation and target every year, change only its target every year। तो ये रोलिंग प्लान क्या होता है? रोलिंग प्लान वैसे तो इंडिया में शुरू किया गया 1978 में शुरू किया गया था। इसमें क्या होता है कि एवरी ईयर्स का परफॉर्मेंस जो है ना वो एसेस किया जाता है, और एसेस करके उसमें नेक्स्ट ईयर का प्लान जो है बनाया जाता है। उसी 5 ईयर्स प्लान में ही हर एक साल का आपका परफॉर्मेंस एसेस किया जाएगा, उसी बेस पे नेक्स्ट ईयर का भी प्लान मतलब बेस रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चेंज इट्स एलोकेशन एंड टारगेट एवरी ईयर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो सेशन में हमने टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। तो अगर और साथ में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन तो ज़रूर प्रेस कर ही दीजिएगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए अलविदा, बाय, थैंक यू।